गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने व्हीटस्टोन नेटवर्क का कंसेप्ट देखा था, ठीक है। और अगर आपको याद रहेगा तो हम लोगों ने जो रेजिस्टेंसेस है, 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे ओके अप्लाई किए थे और वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अप्लाई किए थे, ठीक है। यस, और हमें वहां पे जो रिजल्ट मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू ओके R अपॉन एस। अभी आप उसको कैसे कंसिडर कर रहे हो उसके ऊपर भी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम है ना वो बना लेता हूँ और फिर उसके रिलेटेड जो सॉल्व एग्जांपल आज हम लोग देखने वाले वो हम लोग करेंगे, ठीक है। सो हमारा व्हीटस्टोन नेटवर्क जो है वो कुछ इस तरह से था। इसको हम लोगों ने P बोला था, इसको हम लोगों ने Q बोला था, इसको हम लोगों ने R बोला था और इसको हम लोगों ने S बोला था, बराबर। ये पॉइंट को दिस वॉज ए बी, या फिर शायद ये ए और ये बी था, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने सी बोला था और इसको डी बोला था। सी और डी के बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा रहे थे, ओके। ए एंड बी के बीच में हम लोगों ने ईएमएफ सोर्स अप्लाई किया था। सो दिस वॉज योर बेसिक कनेक्शन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। अब यहां पे जो हमें रिजल्ट मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था, और ये मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझे कि आप लोगों ने एडजेसेंट साइड सिलेक्ट करना है और एक ही ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। कैसे? लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, ये रूल ध्यान में रखो। या फिर दूसरा ऐसा है, टॉप अपॉन बॉटम इज इक्वल टू टॉप अपॉन बॉटम। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क का रिजल्ट कैसा आएगा? यहां पे P upon Q is equal to left upon right is equal to left upon right, that is R upon S, or you can say P upon R is equal to Q upon S। ये वाला जो इक्वालिटी है ना वो आपको यहां से भी मिलती है। ये Q को इधर लेके आओ और ये R को इधर लेके आओ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। और टेक्स्ट बुक में इसका कुछ भी नहीं किया हुआ है। इसको अगर R बोला है, इसको S बोला है, ओके, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने जो आपको ऑर्डर बोला है वो ध्यान में रखो। टेक्स्ट बुक के हिसाब से गए तो उन्होंने इसको S बोला हुआ है और इसको R बोला हुआ है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी सेम ऑर्डर आपने फॉलो करना है। कैसे? दिस अपॉन दिस, लेफ्ट अपॉन राइट, P अपॉन Q विल बी इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट। तो टेक्स्ट बुक के नेमिंग के हिसाब से अपना आंसर आएगा S अपॉन R। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये था बेसिक व्हीटस्टोन नेटवर्क का कंसेप्ट जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यस, अब इसमें का कुछ पार्ट में क्या कर देता हूं, एरेज कर देता हूं। नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल। यू कैन सी पेज नंबर 217 एग्जांपल 9.4, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें कुछ चेंजेस किए मैं, वो चेंजेस क्या है वो मैं बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you see the diagram, example 9.4, this is the first resistance. It is given as 1.36 kilo ohm, okay। उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 300 ओम। उसके बाद एक जो है आपका वो वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको Q बोला हुआ है। एंड एक जो रेजिस्टेंस है उसको 4.4 किलो ओम बोला हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने ये दो पॉइंट्स को A और इसको C बोला हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट को उन्होंने B और ये पॉइंट को D बोला हुआ है। B एंड D के बीच में उन्होंने V आउट बोला हुआ है, ओके, यानी आउटपुट वोल्टेज। और A एंड C के बीच में उन्होंने एक ईएमएफ सोर्स अप्लाई किया हुआ विच इज ऑफ 30 वोल्ट, ओके। इस तरह से सम दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि जो करंट है वो ऐसा फ्लो हो रहा है, I, ओके। यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज I1, इधर से जो जा रहा है दैट इज I2, ओके। फिर वापस उन्होंने बोला है कि यहां से जो करंट जा रहा है I2 और इधर से जो करंट जा रहा है I1, ऐसा डायग्राम में दिखाया है।
अब ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे कि बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तभी पूरा I1 जो A से B जा रहा है वो स्प्लिट नहीं होके B से C जाएगा। अभी आप बोलोगे सर हमारा जो नॉर्मल व्हीटस्टोन का डायग्राम है और इसमें फर्क क्या है? तो हमारे नॉर्मल डायग्राम में हम लोग बोलते हैं कि जो ये दो पॉइंट्स हैं इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और ये दो पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहां पे उन्होंने क्या किया है, जो कॉन्जुगेट आर्म्स है उसको चेंज कर दिया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कॉन्जुगेट आर्म्स क्या होता है, ठीक है सॉरी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ओके उन्होंने क्या किया, अभी बी एंड डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बट एक्चुअली गैल्वेनोमीटर भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ ऐसा बोला हुआ है दिस इज दी आउटपुट। और ए एंड सी के बीच में क्या लगा दिया है, ईएमएफ सोर्स लगा दिया है, ठीक है। एनीवे सो यहां पे पहले तो क्या बोला हुआ है, एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रेजिस्टर बी सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड का मतलब क्या, ओके, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड the current that will flow through the bridge, okay, let us say I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, IB। IB is the current flowing through bridge. When the bridge is balanced, IB must be equal to 0. नॉर्मली हम लोग इसको IG बोलते हैं, करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ब्रिज के यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया रहता है। नाउ इफ IB is equal to 0, इसका मतलब क्या है, VB is equal to what, VD। एंड व्हेन VB इज इक्वल टू VD, ओके, तब दोनों इक्वी पोटेंशियल पे, तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और ऐसे बैलेंस कंडीशन पे ओके आप ये डिफाइन कर सकते हो, ओके, दैट बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क, जब भी बैलेंस कंडीशन होता है, ओके, तो मैंने आपको बोला था कि कॉन्जुगेट आर्म्स अगर आप इंटरचेंज भी करते हो तो भी सेम रूल अप्लाई होता है। सेम रूल अप्लाई होता है यानी क्या, लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, ओके। सो लेट अस से इसको हम लोगों ने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया और इसको S बोल दिया। सो मैं बोलूंगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या आप उल्टा भी ले सकते हो, P अपॉन R यानी टॉप अपॉन बॉटम is equal to top upon bottom। सीक्वेंस ध्यान में रखो, top upon bottom is equal to top upon bottom, left upon right is equal to left upon right। so anyway यहां पे अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये है आपका 1.36 किलो ओम्स। किलो ओम्स है तो उसको मैं इंटू 10⁻³ का इंडेक्स देता हूं। क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है ये हमें पता नहीं है, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। जो आर का वैल्यू है वो बोला हुआ है 300 ओम, और ये आपको दिया हुआ है 4.4 किलो ओम इंटू 10⁻³ ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ओके। तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी Q व्हिच इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻³ मैं ये 2 0 कट कर देता हूं। 10⁻³ आपका क्या बन जाएगा, 10⁻1, 10 इंटू 4.4 यानी 44 हो गया। सो ये हो गया आपका 44 इंटू 1.36 ओके इंटू 10⁻³ अपॉन ओके, ये जो Q है तो Q इधर आ गया और 3 इधर आ जाएगा, यानी 3 क्या करेगा, अभी डिवाइड करेगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया। अब एक काम करते हैं, विल सॉल्व दिस। सो 44 इंटू 6, सो 46 240 होता है, ओके। 4 6 24 यानी 264, 26 कैरी, 44 3 ओके, 43 120 प्लस 12 132, 132 प्लस 26 यानी कितना हो जाएगा 158, ओके। तो आपका 15 कैरी हो जाता है। 44 1 44 प्लस 15 यानी आपका कितना हो गया, इज गोइंग टू बी 59, ओके। तो ये हो गया 5984 ओके विद 2 डेसिमल्स इनटू 10⁻³ एज इट इज अपॉन 3 ओके। ये डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 2 रिमाइंडर, 3 9 27 ओके। वापस 2 रिमाइंडर, 3 9 27, 1 रिमाइंडर है अभी, ओके। 3 4 12, 2 रिमाइंडर है, 3 6 18, 3 6 18 उसको राउंड ऑफ करके
तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 19.9467 into okay 10 to the power 3 ohm. Okay, or you can say this is 19.94 okay 7 कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया मैंने. ओके यस into 10 to the power 3 ohm. ओके, ये आपका आंसर आया है. ठीक है, अब आपको क्या पूछा हुआ है वो हमें देखना है. सो आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझा है. आपका Q का वैल्यू कितना आ रहा है 19.947 into 10 raised to 3. ये 3 है. ओके यस, सो लेट्स सी. They have asked if find the value, okay, at what value should the variable register so that the bridge is balanced. तो आपका पहला आंसर आपको मिल गया 19.94 किलो ओम. आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ आंसर दे हैव गिवन इट एज ओके सेम दिया हुआ 19.94. उन्होंने आगे के डेसिमल्स नहीं निकाले में. ठीक है, और क्या पूछा है आपको, इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज XY when the bridge is balanced. ओके, देखो मेरा आपको ऐसा बोलना है कि अब टेक्स्ट बुक के मेथड में जाना नहीं है अपने को. टेक्स्ट बुक में उन्होंने बहुत लंबा सॉल्व किया, यहाँ पे एकदम लॉजिकली आंसर करना है. ये जो कंडीशन है ना आपका, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क का कंसेप्ट है. और हम लोग बोलते हैं ये कब है, when the bridge is balanced. And when the bridge is balanced, okay, we say IB is equal to 0, VB is equal to VD. VB equal to VD इसका मतलब क्या, VBD का वैल्यू क्या है 0. VBD यानी क्या, तो वोल्टेज बिटवीन पॉइंट V एंड D. ये आपको आ रहा है समझ में. तो VBD if it is equal to 0, VBD is nothing but your output voltage. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो फॉर बैलेंस कंडीशन V output will be equal to what, 0. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा सॉल्व किया है, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है यस, उसके बाद और क्या पूछा है, क्या कुछ नहीं. ठीक है, दैट्स इट. उसके बाद अभी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है. यानी प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है वो हम लोग बोलेंगे दैट इज व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज. ओके, या इसको हम लोग सिंपली वी आल्सो कॉल इट एज मीटर ब्रिज. ओके, तो मैं ये डायग्राम अभी क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ. और ये जो मैंने सम सॉल्व किया है ये इतना ही नहीं. आपके सॉल्व एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में जो पार्ट दिया हुआ है ना वो थोड़ा लंबा खींच के दिया हुआ है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सिंपली आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो VBD का वैल्यू 0 आएगा. क्यों, तो VB एंड VD दे आर एट इक्वल पोटेंशियल. ओके यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज. इसको हम लोग व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी बोलते हैं. ठीक है, इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. ओके, अब व्हीटस्टोन नेटवर्क तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन नेटवर्क का एक बेसिक ओके ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं. ओके, जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया हुआ है. ये कुल डायग्राम ऐसा था. चार रेजिस्टेंसेस हम लोग कुछ इस तरह से लगा रहे थे. ओके, बीच में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया है और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ओके एक ईएमएफ सोर्स लगाया है. सही है, और इसको हम लोग बोल देते हैं लेट अस से दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस. ये क्लियर है. ये जो पॉइंट है इसको मैं ए बोल देता हूं, ये जो पॉइंट है इसको मैं बी बोल देता हूं. लेट अस से दिस इज सी एंड दिस इज डी. नेमिंग आपको जैसा करना है करो, बस लॉजिक आपका सही रहना चाहिए. और वो लॉजिक क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर बैलेंस कंडीशन. ओके यस, फॉर बैलेंस कंडीशन वी से लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट. ये थोड़ी देर पहले देखा था, इस पे ज्यादा टाइम हम लोग अभी वेस्ट नहीं करेंगे डिस्कस करने में. P अपॉन Q लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू R अपॉन S. सही है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड में मैं मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाता हूं और दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग. ठीक है यस, अब मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाने के पहले ओके लोअर क्लासेस में हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा है, और वो कंसेप्ट क्या है, तो मैं ये साइड पे लिख देता हूं. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर. लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर. कोई भी वायर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप की रहती है, उसको आपने कहां से भी कट किया, तो जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है. ठीक है, हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर is directly proportional to length and inversely proportional to area.
R is equal to rho into L upon A, where rho is called as specific resistance. यहां तक क्लियर है? बट इसमें एक और बात है, और वो बात क्या है तो हम लोग बोलते हैं यस, इफ द वायर इज यूनिफॉर्म, ये नहीं, पूरा जो वायर है थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे रो भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है. ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा सर? इट विल बिकम कांस्टेंट. सो रो अपॉन ए ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एक नया कांस्टेंट हो जाएगा. और उसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू व्हाट? रो अपॉन ए को मैंने के बोल दिया. सो कैन आई से द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. ये क्लियर है? और मैंने यहां पे रिलेशन क्या लिखा है? आर इज इक्वल टू के टाइम्स एल. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, अब हम लोग आते हैं मीटर ब्रिज के डायग्राम पे. ओके, और वहां पे ये कंसेप्ट यूज होने वाला है. व्हाट एग्जैक्टली इज मीटर ब्रिज? ओके, तो सबसे पहले मीटर ब्रिज यानी क्या है? तो एक लंबा वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर 3 कॉपर स्ट्रिप्स क्या है, ओके, हम लोगों ने अटैच की है. अब ये कॉपर स्ट्रिप्स कैसी दिखती है? ये कुछ इस तरह से दिखती है. आप आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम को भी रेफर कर सकते हो. ये पहली स्ट्रिप फॉलोड बाय अ सेकेंड स्ट्रिप एंड थोड़ा सा दूर बना लेते हैं लाइक दिस. ओके, तो ये सेकेंड स्ट्रिप हुआ और ये आपकी हुई थर्ड स्ट्रिप. ठीक है, अब देखिए ये जो 2 बॉटम एंड है स्ट्रिप के, उसको हम लोगों ने क्या किया है? एक लॉन्ग वायर से कनेक्ट कर दिया. ओके, यस. और वो जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है? इट इज 100 सेंटीमीटर. कितनी है? 100 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1 मीटर. इसलिए इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज. ये क्लियर हुआ है? इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? तो हम लोग यहां पे ओके एक लंबी 1 मीटर वायर ले रहे हैं. ठीक है, अच्छा. अभी यहां पे हम लोग बोलते हैं कि इसको नेमिंग कैसे करेंगे. ओके, तो एकदम सिंपल है. हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट को मैं ए बोलूंगा और ये पॉइंट को मैं सी बोलूंगा. अभी आप पूछोगे सी क्यों बोल रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा. यस, बट उसके पहले हम लोग एक छोटा सा ओके ये देख लेते हैं. जैसे आप देखते हो कि यहां पे ए और सी ओके, इसके बीच में हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? एक ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है. सेम एप्लीकेशन हम लोग यहां पे भी करेंगे. आप बोलोगे सर ए एंड सी के बीच में आपने तो एक वायर कनेक्ट की है, तो ये वायर में अपन ने क्या एक ईएमएफ सोर्स लगाना है? नहीं, हमें एक और कनेक्शन देना, और वो कनेक्शन कुछ ऐसा है. ये एक वायर है, दिस इज अ की एंड दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट. ओके, यस, आरएच. और आरएच का काम क्या है? तो अब यहां से जो मेन करंट फ्लो होगा आई, आरएच का वैल्यू जितना आप बढ़ाओगे कम करोगे, वैसे ही आई का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा. ई का वैल्यू क्या है? यहां पे कांस्टेंट है. तो अभी आप बोलोगे सर कुछ कुछ तो हमें समझ में आ रहा है. ओके, यस, लेकिन स्टिल ये दोनों कैसे रिलेटेड है? ओके, तो हम लोग वो पॉइंट पे आ ही रहे हैं. अब पहली बात आपको ये समझना है, जो पूरा जो है ना, जो भी असेंबली है, वो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल और हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड. उसके ऊपर हम लोगों ने ये फिक्स किया. ठीक है, यस. अब ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, ये गैप्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फिक्स और वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ स्लॉट फॉर द रेजिस्टेंसेस. ठीक है, जो एक स्लॉट रहेगा दैट विल बी फॉर अ नोन रेजिस्टेंस. लेट अस से जो नोन रेजिस्टेंस है उसको मैं आर बोलता हूं और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको मैं एक्स बोलता हूं. ठीक है, ये क्लियर है? दिस इज फर्स्ट थिंग. अभी आप बोलोगे स्टिल सर इन दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो ओवरऑल हमें आइडिया नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही है वो मैं बताता हूं. ओके, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शेप क्वाड्रिलैटरल केस में और यहां पे कुछ आपको एक अलग ही शेप दिखता है, बट आप इसको रिलेट कर पाओगे. ओके, मैं अभी आपको लास्ट का एक और अटैचमेंट बताता हूं एंड देन विल स्टार्ट कंपेयरिंग द बोर्ड डायग्राम्स. ओके, मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं B. Okay. Now, this point is connected to a galvanometer, which is a current sensitive device, or you can say it is also current sensing device. Okay. और galvanometer का जो दूसरा एंड है,
इट इज कनेक्टेड टू अ जॉकी. व्हाट इज जॉकी? तो हम लोग बोलते हैं जॉकी इज अ स्मॉल पार्ट विच इज कनेक्टेड टू अ वायर, जिसके अंदर इस तरह का एक ग्रूव होता है, लाइक दिस. ओके, ऐसा एक ग्रूव रहता है, और ये ग्रूव जो है ना, ये वायर के ऊपर स्लाइड हो सकता है, लाइक दिस. बट जनरली हम लोग इसको स्लाइड नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते वो भी मैं बताऊंगा. हम लोग इसको अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हैं, टैप करते हैं, टच करते हैं जॉकी को. ओके, यस. बट फिलहाल ये समझ लो, पॉइंट बी को एक वायर कनेक्टेड है, जिसका एक एंड गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी को कनेक्टेड है. यहां तक क्लियर? ठीक है. अब आप दोनों डायग्राम को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, यस. सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये हुआ आपका पॉइंट ए, ये हुआ आपका पॉइंट बी. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में क्या है, वहां पे रेजिस्टेंस पी है. ओके, यहां पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस एक्स है. ओके, व्हाट आई विल डू इज, वहां पे जो भी रेजिस्टेंसेस है ना, मैं इधर उसको ब्लू इंक से लिख देता हूं. ए एंड बी के बीच में क्या है, पी है. यहां पे ए एंड बी के बीच में क्या है, एक्स. तो एक्स का बिहेवियर किसके जैसा है, पी जैसा. ओके, फिर बी एंड सी के बीच में क्या है, क्यू है. यहां पे बी एंड सी के बीच में क्या है, आर है. आप बोलोगे सर आर तो इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर बी एंड सी के बीच में क्या है, क्यू है. इधर बी एंड सी के बीच में क्या है, आर है. ये आपको आ रहा है समझ? ठीक है. तो आर का इक्विवेलेंट रोल नेटवर्क में किसका है, क्यू का. तो इसलिए मैंने यहां पे क्यू लिख दिया. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं. ये हुआ आपका क्यू एंड दिस इज पी. ठीक है. अब आप बोलोगे सर ये जो रेजिस्टेंस आर और एस है वो यहां पे कहां पे लगाए हैं. ओके, तो वो पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग. तो सबसे पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं, देन आई विल प्रूव यू कि ये डायग्राम में रेजिस्टेंस आर और एस के लिए भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस है. ओके, यस. तो एक्सपेरिमेंट कैसा है, तो ये मेन हमारा ईएमएफ सोर्स है. जब हम लोग प्लग की के को इंसर्ट करते हैं, तो ये जो नेटवर्क है या ये जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. यहां से करंट फ्लो होता है. एक जो करंट है वो इधर से फ्लो होगा और इसका कुछ पार्ट इधर से फ्लो होगा. समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस. अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये सर्किट एक्टिव हो जाता है, ये जॉकी जो है ना, ओके, उसको ये वायर के अलग अलग पॉइंट पे टच करते हैं. लेटर से पहले आपने ये पॉइंट पे टच किया, ओके, P1, फिर ये पॉइंट पे टच किया, P2. ओके, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एपरेटस है ये अच्छे से चल रहा है क्या नहीं, तो सबसे वो चेक करने के लिए जॉकी को पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पे टच करते हैं, पॉइंट ए पे टच करते हैं. जब आप इसको पॉइंट ए पे टच करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज. ओके, ये आपका 0 का मार्क है. जो पॉइंटर है वो एकदम लेफ्ट पे चला जाएगा. फिर आप क्या करोगे, वहां से उठा के डायरेक्टली पॉइंट सी पे टच करोगे. तो हम लोग बोलेंगे जो मैक्सिमम पॉजिटिव दिखा रहा था, ओके, वो एकदम से नेगेटिव दिखाएगा. यानी 0 से पहले एकदम लेफ्ट पे दिखा रहा था, अब जैसे ही पॉइंट सी पे टच किया तो अभी एकदम राइट पे दिखा रहा है. ये आपको आया समझ में? यदि गैल्वेनोमीटर ऐसा शो करता है, इसका मतलब आपका जो भी सेटिंग है वो क्या है, सही है. फिर आप क्या करते हो, ओके, जब आप पॉइंट ए पे टच करते हो तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिखा रहा है. धीरे धीरे आप उसको, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर लेके आना चालू करते हो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वायर. जैसे जैसे आप सेंटर पे लेके आना चालू करते हो ना, ओके, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो धीरे धीरे 0 के पास आना चालू होता है. और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, जैसे मैंने P1 पे टच किया, P2 पे टच किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस से वो जो पॉइंट है उसको मैं P बोल देता हूं. अभी आप पूछोगे सर ये जो पॉइंट P है तो वो हमारे डायग्राम में कौन सा पॉइंट है, मैं बोलूंगा D. अगर आपको पॉइंट P नहीं बोलना है तो आप उसको पॉइंट D बोलो, मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया है. ओके, चलिए तो ब्लू से लिख के देता हूं आपको, यानी क्लियर हो जाएगा. ओके, ये क्लियर है. सो आप P1, P2, P3 ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे पहुंचते हो, और वो पर्टिकुलर पॉइंट P पे गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, 0 डिफ्लेक्शन. एंड व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, ओके, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ओके, इसका मतलब हुआ
कि जैसे व्हीटस्टोन नेटवर्क में बैलेंस कंडीशन है, वैसे ही बैलेंस कंडीशन यहां पे भी आ गई। आपको आ रहा है समझ में? ओके, हम लोग अलग अलग पॉइंट से ओके टच करते करते थोड़े सेंटर के पॉइंट पे आ गए। अब सेंटर का पॉइंट ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पे है, इट कैन बी 30 सेंटीमीटर ऑल्सो, इट कैन बी 35 ऑल्सो, इट कैन बी 55 ऑल्सो, इट कैन बी 60 ऑल्सो, एनी पॉइंट। ओके, बट इट इज लाइंग इन द सेंट्रल एरिया, यानी एकदम एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं और एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे भी नहीं और एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड पे भी नहीं। ये आपको आ रहा है समझ में? सो अलग अलग पॉइंट पे टच करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट टी ऐसा मिला है हमें। ओके, यस, वो पर्टिकुलर पॉइंट पी जो है वहां पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, एंड व्हेन गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है। अब बैलेंस कंडीशन होने की वजह से आप बोलोगे सर ये इक्वेशन वापस लिखते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S फ्रॉम इक्वेशन 1। बट सर हमें पता है P और Q यहां पे तो है, P और Q की जगह पे क्या है? X अपॉन R। फिर सर R एंड S के जगह पे क्या है? मैं बोलूंगा R एंड S के जगह पे मैं यहां पे बोलूंगा ये जो लेंथ ऑफ द वायर है, ओके, इसको मैं बोल देता हूं LX, और ये जो लेंथ ऑफ द वायर है इसको मैं बोल देता हूं LR, where X is length corresponding to what? X. LR is length corresponding to R. LX is the length corresponding to X. LR is the length corresponding to R. यहां तक क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर ये जो लेंथ ऑफ वायर है, ओके, ये लेंथ ऑफ वायर किसके बीच में? पॉइंट A एंड P के बीच में। ये जो लेंथ ऑफ वायर है इट इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस RX। अब यहां पे हम लोग ये लॉजिक यूज करेंगे, एवरी लेंथ ऑफ वायर हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन बाय R इज इक्वल टू K टाइम्स लेंथ। मैं बोलूंगा RX क्या रहेगा? इट विल बी इक्वल टू K टाइम्स LX। सिमिलरली मैं बोलूंगा यहां पे भी एक रेजिस्टेंस रहेगा RR विल बी इक्वल टू व्हाट? K टाइम्स LR। तो बोलने का मतलब ये है कि आपका जो X है इट इज इक्विवेलेंट टू P, आपका जो R है इट इज इक्विवेलेंट टू Q, आपका ये जो लेंथ है उसका जो रेजिस्टेंस RX है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस R, और ये जो RR है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस S। ओके, अभी आपको आ रहा है समझ में? तो मीटर ब्रिज जो है इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? द व्हीटस्टोन नेटवर्क। सो बेस्ड ऑन दैट, जैसे मैंने बोला P एंड Q के जगह पे मैंने X अपॉन R डाला है, सिमिलरली R और S के जगह पे, R के जगह पे, R जो लेफ्ट साइड पे, यहां पे लेफ्ट साइड पे क्या है? RX अपॉन राइट साइड पे क्या है? RR। ओके, और चाहिए तो मैं आपको ये बता देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, व्हीटस्टोन नेटवर्क का R और व्हीटस्टोन नेटवर्क का S, वो ये लेंथ ऑफ वायर प्रोवाइड करते हैं, ये लेंथ LX एंड ये लेंथ LR। ओके, एनीवे तो आपको रिलेशन क्या मिला? X अपॉन R इज इक्वल टू RX अपॉन RR। ओके, RX जो है उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, RX को लिखूंगा मैं K टाइम्स LX एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? K टाइम्स LR। K कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट X इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट LX। ओके, यस, अपॉन या R इंटू सिंपली LX बोलूंगा मैं, अपॉन LR। LR को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस LX। ये क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर ये जो LX है और ये LR है ये मेजर कैसे करेंगे? तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो वायर है इसके पीछे एक वुडन स्केल होती है, 1 मीटर की वुडन स्केल होती है जिसपे कैलिब्रेशन रहता है। जैसे अपन बोलते हैं ना 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है, तो 10-10 यानी 1-1 सेंटीमीटर के जो कैलिब्रेशन रहते हैं, वैसे ही 30 सेंटीमीटर की जगह पे ओके पूरी 1 मीटर की स्केल रहती है। ओके, एक लंबी ऐसी वुडन स्केल रहती है विच इज एग्जैक्टली बिहाइंड द वायर। तो जब आप ओके जॉकी टच करते हो और उसको ध्यान से देखते हो एकदम परपेंडिकुलर, तो आपको रीडिंग मिल जाता है कि A से लेके P तक कितना लेंथ है। लेट अस से A से लेके P तक लेंथ अगर 60 सेंटीमीटर का, तो P से लेके C तक लेंथ कितना रहेगा? 40। 100 माइनस 60 दैट इज गोइंग टू बी 40। ये आपको आया समझ में? ओके, यस। सो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपको 4 रेजिस्टेंसेस नहीं लगते यहां पे। ओके, यस, सिर्फ एक वायर लगती है जिसके 2 टुकड़े
दो रेजिस्टेंसेस के काम करते हैं और एक फिक्स रेजिस्टेंस ये स्लॉट में लगता है बिटवीन दीज टू स्ट्रिप्स। ओके यस, और जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, ओके, वो आप लेफ्ट स्लॉट में रख देते हैं। यहां तक क्लियर है? यस। इसमें एक और बात है, आपको ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक बार परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पोजीशन क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी रेजिस्टेंस आर इधर लगा देंगे और रेजिस्टेंस एक्स इधर लगा देंगे और वापस रीडिंग लेते हैं उसको, और वो रीडिंग लेने के बाद जो भी ओके एक्स का सेकेंड वैल्यू आएगा, ओके, विल सी वेदर इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट अरेंजमेंट। मैंने आपको क्या बोला, समझा क्या? ये x और r का पोजीशन हम लोग इंटरचेंज करेंगे। जब x और r का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, तो lx और ly की भी वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। ये इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो एक्यूरेटली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रॉपरली कॉपी कर लेना। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फाइनल पॉइंट में ऐसे बोल दूंगा कि अगर आपके पास r की वैल्यू है और स्केल के हेल्प से आप Lx और Lr ये मेजर कर लेते हो, ओके यस, देन यू हैव अ सिंपल इक्वेशन x अपॉन r इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr, जिससे आप x मेजर कर लेते हो। ठीक है, यस। नाउ ये जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने वो रीड कर लेना है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे उन्होंने रिमेंबर दिस में दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 219 पे, what can be the sources of errors? Okay, first one, the cross section of the wire may not be uniform. यानी sources of error यानी x का जो वैल्यू आएगा तो क्या उसमें कुछ इनएक्यूरेसी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन जो है, जो वायर है इट इज नॉट यूनिफॉर्म। यदि वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं बोलूंगा ये जो रिलेशन है वो वैलिड नहीं रहेगा, और ये रिलेशन अगर प्रॉपरली वैलिड नहीं है तो Rx और RR ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओके यस, या फिर ये जो रिलेशन रहेगा x अपॉन r इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr, ओके, दिस वोंट बी वैलिड इफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द ends of the wire are soldered to the metallic strip where the contact resistance is developed, which is not taken into account. देखो अभी ये जो एंड के जो दो वायर है ना, या एंड के जो पॉइंट्स हैं वायर के A एंड C, ये हम लोगों ने कॉपर स्ट्रिप पे क्या किया रहता है, ओके, इसको फिक्स किया रहता है आइदर विद द हेल्प ऑफ ओके अ स्क्रू और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज सोल्डरिंग। ओके, सोल्डरिंग की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, सोल्डरिंग यानी क्या है, तो इट इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। जैसा वेल्डिंग होता है वैसे ही होता है सोल्डरिंग। बस सोल्डरिंग में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पॉइंट A एंड पॉइंट C पे, okay, there are some contact resistances which are developed, okay, क्यों? तो यहाँ पे थोड़ा सा मेटल पार्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, okay, उसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो डेवलप होते हैं ना, उसको हम लोगों ने अकाउंट में लिया ही नहीं। ये पूरे डेरिवेशन में मैंने इनफैक्ट कॉपर स्ट्रिप का भी रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं किया, ओके। तो ऐसे कुछ एरर्स हैं, ओके यस, या ऐसे कुछ हम लोगों ने ओके चीजें निग्लेक्ट की जिसकी वजह से देयर कैन बी सम काइंड ऑफ एरर्स दैट मे बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके। द थर्ड पार्ट इज मेजरमेंट ऑफ Lx एंड Lr। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्सनल एरर भी हो सकता है, यानी ह्यूमन एरर, कि आप जो Lx और Lr मेजर कर रहे हो वो एक्यूरेटली नहीं कर रहे हो, 1 mm या 2 mm इधर उधर होगी, तो उसकी वजह से जो फाइनल x का वैल्यू आएगा उसमें भी क्या हो सकता है, देयर कैन बी एरर। ठीक है, नाउ हाउ टू मिनिमाइज द एरर, ओके, प्लीज सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ r is so adjusted that the null point is obtained, okay, between 1/3 of the wire, okay, between the middle 1/3 of the wire, okay, middle 1/3 का मतलब क्या, okay, तो हम लोग बोलेंगे this is first 1/3, this is second 1/3 and this is third 1/3। यानी आप जो पूरी वायर है ना उसको आप डिवाइड कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर है, 33.33, 33.33, 33.33। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो नल पॉइंट है वो 33.33 एंड 66.66 के बीच में है।
33.33 और ये वाला पॉइंट 66.66 इसके बीच में। हालांकि ओके कुछ बुक्स में इसको बोला हुआ है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है null point must be between 34 सेंटीमीटर एंड 66। कुछ बुक्स में 33, 66 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इवन 30 से 70 भी दिया हुआ है। ओके आप ऐसा समझ लो कि जो बीच का सेंट्रल पार्ट है वायर का, उसमें नल पॉइंट आना चाहिए। ओके अगर वैसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारा एरर क्या हो जाता है, उसमें मिनिमाइज हो जाता है। ओके इसका कारण ये है कि अगर नल पॉइंट बीच में आता है तो LX और LR ये जो लेंथ हम लोगों को मिलता है, ओके दोनों में एरर क्या होता है, सिमिलर टाइप का होता है। यानी एक में एरर पॉजिटिव रहा तो एक दूसरे में भी एरर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो वो कारण की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ओके ओवरऑल जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है रेशियो होने के कारण। ठीक है, यस। नेक्स्ट वन, the experiment is repeated by interchanging the position of unknown resistance X and known resistance okay R। ये क्लियर है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अभी लास्ट पॉइंट मैंने बोला ये पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। X को R की जगह पे लगा दो, R को X की जगह पे लगा दो। ओके उससे वापस एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। ओके यस, वो टाइम पे जो आपका LX और LR है इसकी भी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके यस, वापस उसको सॉल्व करो, आपको x का वैल्यू क्या मिलता है। पहले केस में, पहले अरेंजमेंट में अगर x का वैल्यू आपको 30 ओम मिला है, दूसरे इसमें आपको आ रहा है 29.5 ओम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट क्या है, दोनों आंसर सिमिलर है, उसका आप एवरेज फिर ले सकते हो। ठीक है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर एंड नॉट स्लाइडेड। ओके जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आप जॉकी ओके स्लाइड करोगे तो पहली बात ये समझो, जब आप जॉकी टच करते हो वायर को, थोड़ा रोक लेते हैं, बाहर से आवाज आ रही है। ओके जब जॉकी हम लोग अलग अलग पॉइंट पे ओके टच करते हैं, ओके जब भी आप जॉकी को वायर पे टच करते हो एक स्पार्क जनरेट होता है, यह बात आपको ध्यान में रखना। तो ऐसे केस में अगर आप उसको स्लाइड करोगे ना, स्पार्क कंटिन्यूसली जनरेट होते रहेगा, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं जो ओवरऑल वायर है उसमें हीट जनरेट होती है। और जब उसमें हीट जनरेट होती है तो ये बात ध्यान में रखो, उसके रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। ओके इसलिए उन्होंने दिया हुआ द जॉकी शुड नॉट बी टैप्ड ऑन द वायर, ओके सॉरी द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर एंड नॉट स्लाइडेड। We use jockey to detect whether there is current through the central branch. This is only possible by tapping the jockey. Jockey का काम एक ही है, ओके आप उसको अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो और आपको ये देखना है कि कोई भी पॉइंट पे टच करने के बाद क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या गैल्वेनोमीटर में से, और आप वो पॉइंट सिलेक्ट करते हो जहां पे गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट फ्लो, दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके हेंस वी से basically jockey must not be slided, it should be tapped at different point या touched at different point। okay अभी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone bridge, the Wheatstone bridge is used for measuring the values of very low resistance precisely। okay yes, दूसरी बात, we can also measure the quantities such as galvanometer resistance, capacitance, inductance and impedance using the Wheatstone bridge। अब कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड इंपीडेंस, ये जो पार्ट है ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में सीखने वाले। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है। इसका मतलब क्या, यूजिंग व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ पार्ट जो है वो मैं क्लियर करूंगा। तो अभी आप देख सकते हो मैंने डायग्राम और उसके साइड का बहुत सारी चीजें क्लियर की। ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसको हम लोग केल्विन्स मेथड भी बोलते हैं, टू डिटरमाइन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो अभी आप बोलोगे सर ये इसका जो डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है।
पहले आप देख सकते हो कि मैंने x को उसके जगह पे रखा है, ओके। और यहां पे जो स्लॉट था जहां पे नॉन रेजिस्टेंस हम लोग रखते हैं, ओके, वहां पे मैंने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। इसमें एक और बात है कि अगर आपको चाहिए x की जगह पे आप इसको r भी बोल सकते हो, ओके, यस। नाउ लेट अस कम टू अदर पॉइंट। ये इस तरह से कुछ हमारा अरेंजमेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पार्ट भी मैं इरेज कर देता हूं बीच का, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले की प्लग करते हैं। की प्लग करने के बाद इसमें से करंट फ्लो होगा। अब जो भी करंट फ्लो होगा उसमें का एक पार्ट इधर से फ्लो होगा, लेट अस से इसको मैं I1 बोल देता हूं, और बाकी का जो पार्ट है वो यहां से फ्लो होगा, लेट अस से इसको I2 बोल देता हूं। तो इधर से कौन सा करंट फ्लो होने वाला है, I2। ये I2 ये रेजिस्टेंस में से भी जाएगा, इट विल ऑल्सो फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये क्लियर है? ध्यान से सुनना आप लोग, इट विल ऑल्सो फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जब वो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होता है, ओके, यस, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा। जब जीरो करंट था गैल्वेनोमीटर में, यानी ये की को जब मैंने निकाल दिया, ओके, प्लग की जब निकाल दिया तो सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। I2 का वैल्यू जीरो होगा तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो पॉइंटर रहेगा वो जीरो पे रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ? अब जैसे ही लेट अस से कि इसमें से करंट फ्लो होना चालू होता है, और अभी तक मैंने जॉकी दिखाया नहीं है, जॉकी पूरा का पूरा मैंने रिमूव करके रखा है, ओके। वो जो बीच में का वायर पार्ट था वो पूरा मैंने साइड में रखा, ओके, यस। अब ऐसे केस में जैसे ही मैं प्लग की इंसर्ट करता हूं तो करंट फ्लो होना चालू होता है। यहां से I1 फ्लो होगा, यहां से I2 फ्लो होगा। लेट अस से जो I2 है, I2 का वैल्यू आता है 5 एम्पीयर। तो ये आपका 5 का कैलिब्रेशन है। तो जो आपका पॉइंटर था जीरो पे वो आपको क्या दिखाएगा, 5 के रीडिंग पे जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ये रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं। इज दिस क्लियर? यस, यस। तो ये हुआ आपका फर्स्ट रीडिंग 5 एम्पीयर। अब आप क्या करते हो, ओके, ये की निकाल लेते हो, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी है ना, उसको हम लोग एक वायर कनेक्ट करते हैं। अभी आप पूछोगे सर यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे क्या वापस? नहीं, अभी हमें गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करना है, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। यहां पे गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करना है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज करने वाले थे उसको मैंने इधर लगा दिया, ऐसे समझ लो। तो बचा क्या अपने पास, एक सिंगल वायर। वो जो सिंगल वायर है ना, उसका दूसरा एंड जॉकी को कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे सर यहां पे नल डिफ्लेक्शन है क्या? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, ओके, मैं इसके अंदर की इंसर्ट करता हूं। इनिशियली जो जॉकी है उसको मैं हवा में रखता हूं, ऐसे ऊपर की तरफ। अब जब मैं उसको ऊपर रखूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर पहली वाली कंडीशन ही रहेगी, और ये जो है गैल्वेनोमीटर, ओके, इट विल शो मी डिफ्लेक्शन ऑफ 5 एम्पियर, बराबर है? यस। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से सुनो, ओके। अब मैं ये जॉकी को यहां पे टच करूंगा अलग अलग पॉइंट्स। लेट अस से जॉकी को पहले मैंने यहां पे टच किया। जैसे ही मैंने टच किया, ओके, यस, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से जो करंट I2 फ्लो हो रहा था उसमें का कुछ पार्ट नीचे की तरफ फ्लो होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो इधर से अभी कौन सा करंट फ्लो होगा, I2 डैश। अभी आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है ना, उल्टा करंट इधर से इधर फ्लो हो सकता है, लेकिन मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि पहले I2 फ्लो हो रहा था, अब I2 डैश फ्लो होगा। I2 डैश कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ओके, यस। जिसकी वजह से अगर वो कम हो गया तो ये 5 एम्पियर से क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो ये बढ़ जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर को, ओके, यस, इधर ही रहने दोगे और जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस से
एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, उसको मैं P बोल देता हूं, वो पॉइंट। जब गैल्वेनोमीटर आपको वापस पहली वाली रीडिंग बताएगा, जब ये वायर नहीं लगाई हुई थी हम लोगों ने, ये वायर को निकाल दिया था, तब कितना बता रहा था, 5 एम्पियर। यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट P ऐसा आएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, इट विल शो द सेम रीडिंग ऑफ 5 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो I2 है जो फ्लो हो रहा है और जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश, वो इक्वल हो गए। और ये जो हम लोगों ने वायर कनेक्ट की है थ्रू जॉकी, देखो I2 इज इक्वल टू I2 डैश, जंक्शन B पे I2 करंट आ रहा है, उतना ही करंट बाहर की तरफ निकल रहा है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और यहां से कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तो इधर से जो करंट फ्लो होना था, लेट अस से उसको मैं बोल देता हूं I डैश, दैट I डैश इज इक्वल टू व्हाट, 0। इफ दिस I डैश इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, VB इज इक्वल टू VP, यानी ये बैलेंस कंडीशन हो गया। और बैलेंस कंडीशन जब भी रहता है तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट P जो है, ओके, तो A से लेके P तक जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूं L1। L1 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, R1। R1 विल बी K टाइम्स L1। और P से लेके C तक जो रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, या P से लेके C तक जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूं L2। उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R2। यहां तक क्लियर है? सो बेस्ड ऑन दैट, इन बैलेंस कंडीशन, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ओके, इन बैलेंस कंडीशन, अब बैलेंस कंडीशन क्यों है, तो मैं बोल रहा हूं इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओके, यस, प्लीज इसको समझो। बैलेंस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, R अपॉन R1 इज इक्वल टू G अपॉन R2, ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, R अपॉन G इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा, ओके, G विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1, ओके, इंटू R। ये क्लियर है? ओके, तो आप बोलोगे सर यहां पे तो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने यूज नहीं किया, तो भी हम वो कैसे पता चला कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है? तो इसका कारण वो है कि यहां पे जो गैल्वेनोमीटर लगाया इट इज शोइंग द सेम रीडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि I2, पहले उसके अंदर I2 फ्लो हो रहा था, अब आपने जब ये जॉकी कनेक्ट किया तो भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इधर से कोई भी करंट का हिस्सा लिया नहीं जा रहा है। पहले भी 5 एम्पियर था रीडिंग, बाद में भी 5 एम्पियर था, पहले भी डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर का था, अभी भी डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर का है। इसलिए ये जो केल्विन्स मेथड है, इसको बोलते हैं केल्विन्स मेथड ऑफ इक्वल डिफ्लेक्शन। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो अभी इसमें एक सॉल्व एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग अभी जो एक सॉल्व एग्जांपल है उससे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 9.5, जैसे मैंने आपको बोला है 218 पेज पे, two resistance 2 ohm and 3 ohm are connected across two gaps of meter bridge as shown in the figure. Calculate the current through cell when the bridge is balanced and the specific resistance of the material of the meter bridge wire. Okay, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो ये लिख लेते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर Rw कितना दिया हुआ आपको, इट इज गिवन एज 1.49 ओम। ठीक है, दूसरा आपको क्या बोला हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ब्रिज वायर इट इज गिवन एज 0.12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना होगा फिर 0.06 सेंटीमीटर, और यू कैन से 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर। 0.06 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 6 × 10⁻², एंड 0.06 सेंटीमीटर बन जाएगा 6 × 10⁻⁴ मीटर। ओके, इसके बाद जो डायग्राम है, ओके, वो डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रिप हो गई, ये बीच वाली स्ट्रिप हो गई, एंड दिस इज वन मोर स्ट्रिप। ओके, यहां पे 2 ओम, यहां पे 3 ओम, और ये हमारी वायर है, इसको एक ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है हम लोगों ने, ओके, विच इज ऑफ 2 वोल्ट। इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है,
ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इट विल बी 0। अच्छा, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर है, लाइक दिस। ओके, चलिए तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर है। अब आपको क्या बोला हुआ है, बैलेंस कंडीशन के लिए, यानी जो पूरा मीटर ब्रिज में ओके विल गेट द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो ऐसे इसमें ओके यहां से कितना करंट फ्लो होगा, जो मेन ईएमएफ सोर्स है उसके द्वारा कितना करंट फ्लो होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, एक तरह से नई के बराबर हो गया। और ये अगर नई के बराबर हो गया क्योंकि उसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये 2 ओम एंड 3 ओम ये सीरीज में आ जाते हैं। कैसे, तो ये जो करंट आई है वो ये पॉइंट पे स्प्लिट हो जाएगा। लेट अस से दिस इज I1 एंड दिस इज I2। I1 2 ओम से फ्लो होगा, फिर 3 ओम से फ्लो होगा। I1 डिवाइड नहीं होने वाला है, क्यों, तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर जो है वो बैलेंस कंडीशन में लगाया हुआ, यानी ये पॉइंट और ये जो पॉइंट मिलेगा ओके वो इक्वल पोटेंशियल पे रहेगा। एनीवे अगर यहां से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वो मैंने ऐसा एज्यूम किया कि वहां पे वो वायर ही नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे ये 2 ओम एंड 3 ओम क्या मिल रहा है, सीरीज में मिल रहा है। तो इसका अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। ओके, और ये जो वायर है, वायर अपने आप में क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, और ये वायर का रेजिस्टेंस Rw जो है इट इज 1.49 ओम। ओके, तो ये जो वायर है विच इज ऑफ 1.49 ओम, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। I hope you are getting this. Okay. So can I say next stage इसका ऐसा रहेगा, 2 ohm and 3 ohm ये सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 ohm फॉलोड बाय अ वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या है 1.49 ohm। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, और इसको हम लोगों ने ये ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है लाइक दिस। आई होप नाउ यू आर गेटिंग दिस। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ओके, कि इन दोनों का जो पैरेलल है वो पैरेलल पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बोलूंगा लेट अस से इसका जो इक्विवेलेंट है वो कुछ ऐसा रहेगा, इसको मैं आरपी बोल देता हूं। यहां पे 2 वोल्ट है, ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हाट विल से इज आरपी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये दोनों पैरेलल में, तो मैं बोलूंगा 1 अपॉन आरपी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 1.49। ओके, यस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 1.49 ओके प्लस 5 अपॉन 1.49 इंटू 5। ओके, दिस इज 1 अपॉन आरपी। देखो आरपी विल बी, ऊपर लिख लेता हूं, इसका रेसिप्रोकल आ गया 1.49 इंटू 5, यानी आपका 14.9 का हाफ, दैट इज गोइंग टू बी 7.45, और 1.49 प्लस 5 दैट इज गोइंग टू बी 6.49 I believe, yes. So ये जो रेशियो है 7.45 अपॉन 6.49, ओके, इसका जो वैल्यू आएगा आप लॉग कैलकुलेशन से कर सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू कुछ तो भी, इट विल कम अराउंड 1.1 और 1.2 समथिंग। ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे डायरेक्टली तो उसको सॉल्व करके उसका आंसर बोला हुआ है 1.15 ओम। ओके, यस, ये आपको आरपी का वैल्यू मिला है। ओके, लेकिन आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द करंट, यानी यहां से करंट आई का वैल्यू क्या होने वाला है। ओके, सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ का इक्वेशन निकालेंगे। ईएमएफ ई इज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू आरपी प्लस स्मॉल आर, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया ही नहीं है तो उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, यानी ये आर का वैल्यू क्या हो गया 0, तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन आर। ई का वैल्यू कितना है, ईएमएफ इज 2 अपॉन 1.15, 2 अपॉन 1.15, इसका आंसर आपका ओके 1.8 के आसपास आना चाहिए। अगर आप इसको टेक्स्ट बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 1.74 एम्पियर। अगेन आपने क्या करना है, इसको लॉग से सॉल्व करना है। ओके, सो फाइनली मैं ऐसा बोल देता हूं, जो आई का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 1.74 एम्पियर। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
जब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. वी नो दैट इक्वेशन इज R इज इक्वल टू व्हाट, रो इनटू L अपॉन A. therefore रो विल बी व्हाट, R इनटू A अपॉन L. R को वैसे ही रहने देते, A जो है वो है आपका पाई R स्क्वायर अपॉन L. आपके पास देखो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है कितना है, 1.49, पाई 3.14 ले लो आप. स्मॉल r का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, उसका स्क्वायर ले लो. एंड जो लेंथ ऑफ फायर है, वो लेंथ ऑफ फायर कितना है, इट इज 1 मीटर. ये सबके वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है. तो ये अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ये आप लोगों ने खुद से एक बार सॉल्व करना है. और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इट इज कमिंग एज व्हाट 1.68 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, ओम मीटर. ये आप लोगों ने एक बार बस कंफर्म करना है. आई होप आपको समझ में आया. आर का ये वैल्यू करना है 6 इंटू 10⁻⁴, स्मॉल आर का वैल्यू. कैपिटल आर का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, दैट विल बी 1.49 ओम. ये आपका 1.49 ओम है, ओके, 1.49 ओम. ठीक है. यस, लेंथ ऑफ फायर इज 1 मीटर. और पाई का वैल्यू आप 3.142 या 3.14 ले सकते हैं. उससे आपको रो का वैल्यू मिल जाएगा. ओके. तो ये सॉल्व न्यूमेरिकल के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ठीक है. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पे क्या कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो. ओके.